दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष कुमार आज आपको बताने वाला हूं राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया के बारे में कि आखिरकार प्रोसेस क्या होता है प्रेसिडेंट इलेक्शन में। अभी हाल ही फिलहाल राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ है, जिसके माध्यम से द्रौपदी मुर्मू जी 25 जुलाई 2022 को देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाली हैं। वो भारत की स्वतंत्रता के बाद जन्मी पहली राष्ट्रपति है, प्रथम आदिवासी प्रेसिडेंट वो बनने वाली हैं। इसके पहले वो झारखंड के राज्यपाल थी। उनका जन्म उड़ीसा के मयूरभंज ज़िले में हुआ है, एक संथाल परिवार में। इतना तो आपको पता ही होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मुख्यतः बताने वाला हूँ राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया के बारे में। क्या है प्रोसेस, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करता है, कौन कौन से लोग वोटिंग का इस्तेमाल करते हैं। इस पूरा वीडियो को समझने से पहले आपको कुछ टर्म्स को समझना होगा, जैसे कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, हस्तांतरणीय, निर्वाचित। ये सब क्या होता है दोस्तों? जो जनरल इलेक्शन होता है, चाहे मुखिया का हो या विधायक का हो या सांसद का हो, वहाँ पर अनुच्छेद 326 के तहत आम आदमी पार्टिसिपेट करता है, आम आदमी भाग लेता है। ठीक है, वो जो चुनाव होता है उसको प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं, यानी जनता सीधे भाग लेती है। यहाँ पर जो चुनाव है ये अप्रत्यक्ष चुनाव है, यानी कि हम जिन जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं वो लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो सांसद हो या विधानसभा के सदस्य हो। यहाँ पर इन सब चीज़ों को देखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर दोस्तों गौर कीजिए, निर्वाचक मंडल कि कौन कौन से लोग यहाँ पर वोटिंग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो वोटिंग करने वाले हैं वो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं। दोस्तों एक चीज़ को यहाँ समझिए, लोकसभा में अभी कुल सदस्यों की संख्या 543 है। पहले हुआ करता था 545। दो एंग्लो इंडियन वो मनोनीत होते थे राष्ट्रपति के द्वारा। तो मनोनीत किसे कहते हैं आप समझ रहे हैं, यानी जिनका इलेक्शन नहीं होता है, निर्वाचन प्रोसेस में जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वो मनोनीत होते हैं। ठीक है, तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही यहाँ पर भाग लेते हैं। यानी कौन कौन वोट डालते हैं ये तो आप समझ गए हैं। राष्ट्रपति का योग्यता क्या होता है राष्ट्रपति बनने के लिए? अगर किसी को लगता है कि मैं राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हूँ तो आपका एज कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, लाभ के पद पर आप न हो। लोकसभा का सदस्य होने के लिए, लोकसभा का मेंबर होने के लिए जो भी योग्यता चाहिए वो सारा योग्यता आपके पास होना चाहिए। आप भारतीय नागरिक भी होने चाहिए। ये योग्यता है जिसके बाद आप राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो सकते हैं। तो इतना तो आप समझ गए हैं। अब सीधे मुद्दा पर आते हैं। आप लोगों ने अगर गौर किया होगा खबरों को, जो न्यूज़ दिखाया जा रहा था उसमें दिखाया जा रहा था कि जैसे एक एग्जांपल है, उत्तर प्रदेश के एक विधायक का मतों का मूल्य सबसे ज़्यादा है, जबकि सिक्किम के एक विधायक के मत का मूल्य सबसे कम है। इसका क्या मतलब है? यह जो सांसद हैं, सांसद कहने का मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, उनके मत का मूल्य यूपी के विधायकों से भी ज़्यादा है। क्या मतलब होता है ये दोस्तों? कोई आम इलेक्शन होता है, कोई भी एक आम इलेक्शन हो जिसके माध्यम से या प्रधानमंत्री निर्वाचित होते हो या हमारे राज्य के मुख्यमंत्री या इवन पंचायती स्तर का चुनाव, वहाँ पर हर व्यक्ति के वोट का कीमत बराबर है, चाहे वो डीएम हो, सीएम हो, कोई भी, हर के वोट का कीमत बराबर है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर वोटों का कीमत अलग अलग होता है। अब जैसे कि एक विधायक का जो मत का मूल्य है इस फार्मूला से निकलता है। उत्तर प्रदेश के एक विधायक का मूल्य बिहार के एक विधायक के मूल्य से अलग होगा, फार्मूला बताएंगे। सांसद के मत का मूल्य भी अलग होगा, यानी अलग अलग होगा। आम चुनाव जैसा यहाँ पर नहीं है। क्या होता है मतों का मूल्य? इसी को कहा गया है अनुपातिक प्रतिनिधित्व। यानी बिहार से कितना मत मिला, जो हमारे राष्ट्रपति बनेंगे उनको, जैसे कि द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई को शपथ लेने वाली हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का ये मतलब हुआ कि बिहार से उनको कितना मत मिला, यूपी से कितना मिला, अनुपातिक रूप से। तो दोस्तों ये निर्भर करेगा कि उस राज्य के एक विधायक के मत का क्या मूल्य है। तो इसका जो क्या फॉर्मूला है, अनुच्छेद 54-55 में इसका वर्णन है। विधानसभा के एक निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य होता है राज्य की जनसंख्या बटा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भागा 1000। लेकिन राज्य का जनसंख्या 2000 अभी जो 22 चल रहा है इस अकॉर्डिंग नहीं होगा, 1971 के तहत होगा। और ये प्रोसेस 2026 तक भी चलेगा। 2026 के बाद संसद यानी लोकसभा, राज्यसभा तय करेगा कि क्या किया जाए, यानी जो आधार है 1971 ही रहे या कुछ और हो, तो वो 2026 में डिसाइड होगा। यानी विधानसभा के एक सदस्य का, निर्वाचित सदस्य के वोट का कीमत क्या होता है प्रेसिडेंट इलेक्शन में, आपने जान लिया। अब है सांसद के एक वोट का कीमत क्या होता है, ज़रा वो समझिए। सभी विधानसभा के कुल मत, यानी उत्तर प्रदेश एक एग्जाम्पल, जितने भी विधायक हैं सबके मतों का मूल्य, ऐसे जितने भी राज्य हैं सबके विधायकों का जो मत मूल्य है वो, प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश। आपको पता ही होगा कि 70वां यानी 70th
जो संवैधानिक संशोधन है उसके माध्यम से दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभा है उसको भी वोटिंग राइट यहाँ पर है, वहाँ के निर्वाचित सदस्यों को भी। तो जितने भी विधानसभा है उसका कुल मत बटा कुल निर्वाचित सांसद, कहाँ के निर्वाचित सांसद? लोकसभा और राज्यसभा के। लोकसभा में निर्वाचित सांसद कितने हैं? 543। 2 एंग्लो इंडियन को मोदी सरकार ने हटा दिया संवैधानिक संशोधन के माध्यम से। जबकि अगर राज्यसभा की बात किया जाए तो राज्यसभा में निर्वाचित सांसदों की जो कुल संख्या है वो है 233, क्योंकि टोटल तो 245 है, तो 233 ही निर्वाचित है। जबकि जो 12 हैं 12 को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। 233 को ज़रा ये समझिए, जो राज्यसभा में है वो भी जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने नहीं जाते हैं। राज्यसभा के जो निर्वाचित होते हैं वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन उनका होता है। खैर, तो फार्मूला को आपने जान लिया और इस फार्मूला को ही कहते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी जो अलग अलग विधायक होंगे अलग अलग राज्यों से या सांसद होंगे, अनुपातिक रूप से उनके वोटों का जो पावर होगा, मतों का मूल्य होगा, वो अलग अलग होगा। तो समझ गए आप लोग। एकल संक्रमणीय हस्तांतरणीय ये क्या है दोस्तों, ज़रा इसको समझिए। कोई भी विधायक या जो सांसद है वो अपना वोट डालते हैं। सांसद अपना वोट कहाँ डालेंगे? संसद भवन में। इसके अलावा विधायक अपना वोट कहाँ डालेंगे? निर्वाचित अपने अपने राज्यों के विधानसभा में। तो जैसे ही वो लोग वोट डालने जाते हैं उनको एक पर्ची मिलता है, और चूंकि राष्ट्रपति चुनाव में बहुत सारे कैंडिडेट खड़े होते हैं तो सबका नाम रहता है। तो जो विधायक होते हैं या जो सांसद होते हैं जिनको वोट डालना होता है वो एक्चुअली करते क्या है, उनको वरीयता लिखना पड़ता है 1 2 3 4 5 6। अब जैसे मैंने यहाँ 1 2 3 4 5 वो लिखते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जब काउंटिंग स्टार्ट होता है तो वहाँ पर प्रथम वरीयता के आधार पर काउंटिंग शुरू हो जाता है। इस तरीके से वोटिंग का एक पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। और ये प्रथम प्राथमिकता, क्योंकि हर विधायक ने, हर सांसद ने किसी को तो फर्स्ट प्रायोरिटी दिया होगा, प्रथम प्राथमिकता दिया होगा, तो प्रथम प्राथमिकता के आधार पर टोटल काउंटिंग वगैरह होता है। और वहाँ से देखा जाता है कि कुल जो वैध मतों का मूल्य है उसका आधा से ज़्यादा, जिसको निर्वाचन कोटा मूल्य कहते हैं, अगर किसी को मिल जाता है तो वो व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर दूसरा प्रायोरिटी को देखा जाता है। और वीवी गिरी के समय ऐसा हुआ था। वीवी गिरी हमारे देश के प्रथम ऐसे राष्ट्रपति थे और एकमात्र राष्ट्रपति भी हैं जिनके निर्वाचन के समय सेकेंड राउंड का मतगणना हुआ था, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी के आधार पर जो काउंटिंग होता है वहाँ से किसी को भी निर्वाचन कोटा का मूल्य नहीं मिल पाया था, आधा से ज़्यादा। इसलिए सेकेंड जो प्राथमिकता था वहाँ से वोटिंग करने के बाद वो जीते थे, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है दोस्तों। अब थोड़ा सा कुछ आगे चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और समझिए, अगर किसी राज्य का विधानसभा भंग है तो होगा क्या? कुछ नहीं होगा। वो जो राज्य है वहाँ के विधायक चूँकि वहाँ हैं ही नहीं तो उनका पार्टिसिपेशन नहीं होगा। ये क्या है? प्रस्तावक और अनुमोदक। प्रस्तावक और अनुमोदक ये है कि कम से कम 50 चाहिए। जब नामांकन होता है ना, जैसे मुखिया वगैरह का नामांकन आप लोगों ने देखा होगा टीवी में या ऐसे भी देखा होगा कि ब्लॉक में काफ़ी भीड़ लगता है उस समय, तो उस समय 50 मतदाता का प्रस्तावक और अनुमोदक होना चाहिए। 50-50 नामांकन के समय। जमानत राशि 15,000 है, जबकि SC ST के लिए है 5,000। इसका मतलब ये हुआ कि जब नामांकन के वक्त इतना पैसा वो पेड करेंगे और अगर 1/6 मत नहीं मिलता है तो ये पैसा जब्त हो जाएगा। जमानत राशि का जब्त होने का मतलब ये है 60 दिन। इसका क्या मतलब हुआ? राष्ट्रपति का जब मतलब समय समाप्त होने वाला है, जब उनका 5 साल पूरा होने वाला होता है तो वहाँ से 2 महीना बैक जाइए और उसके बाद अधिसूचना कभी भी जारी हो जाता है, ठीक है। SC ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई भी विवाद होता है राष्ट्रपति चुनाव में तो मामला जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, लेकिन मामला को उठाएगा कौन? तो मामला को उठाएंगे उम्मीदवार, जितने भी उम्मीदवार हैं वो उठा सकते हैं, या निर्वाचक मंडल जो वोटर हैं वो उठा सकते हैं। वोटर कौन है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य या संसद के निर्वाचित सदस्य, ये लोग मामला को उठा सकते हैं। निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका है? तो निर्वाचन आयोग के देखरेख में ही पूरा का पूरा इलेक्शन होता है। इसके अलावा एक चीज़ और, निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों यहाँ पर निर्वाचन अधिकारी होते हैं लोकसभा या राज्यसभा के महासचिव। तो दोस्तों ये एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था राष्ट्रपति चुनाव के प्रक्रिया के बारे में। थैंक यू।